सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत धूमिल के मोचीराम कविता को पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने मोचीराम कविता के कुछ पद पढ़े थे। उससे आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पे बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नाम माँ देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है। पूर्व की कक्षा में हमने देखा कि जो कवि धूमिल जी हैं वह समाज के दो वर्ग की मोचीराम के माध्यम से मानसिकता बताते हैं। एक तरफ तो समाज का निम्न वर्ग का व्यक्ति है, दूसरी तरफ धनी व्यक्ति। इस पद में धनी इस पद में मोचीराम के माध्यम से धनी मानी वर्ग की मानसिकता और उससे जुड़े हुए उसके अमानवीय व्यवहार पर कवि ने प्रकाश डाला है। कवि कह रहे हैं कि मोचीराम कह रहा है, उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह उड़ता है। मोचीराम कह रहा है कि जूते की मरम्मत को लेकर तरह तरह के निर्देश देने के पश्चात भी धनी वर्ग का व्यक्ति मौसम को कोसता हुआ अनर्गल प्रलाप करने लगता है। वह कहता है कि ओहो, बड़ी गर्मी है। कहते कहते रुमाल से हवा करते हुए सड़क पर आने जाने वाले लोगों को ऐसी हीन दृष्टि से देखता है जैसे कोई बंदर उन्हें देख रहा है। गरज यह कि घंटे भर खटकवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है। क्या बताऊं बाबूजी, मेरे घंटे भर का समय अपने काम में लगवा लेते हैं, फिर मजदूरी देने के नाम पे चौंकते हैं, वे मुकुर जाते हैं और गुर्राने की सी आवाज में कह उठते हैं कि लूट मचा रखी है क्या, शरीफ आदमियों को लूटते हो। ऐसा कहते हुए वह मजदूरी नहीं देना चाहते और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। फिर कवि कह रहा है कि वह मजदूरी के नाम पे कुछ सिक्के मेरे सामने फेंक करके आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहूक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पे पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। कवि कहता है कि और देखते देखते ही वह सड़क पर चिहुकता हुआ उछलकर पटरी पर चलने लगता है। बाबूजी, मजदूर के लिए जब चोट उसके पेशे या मजदूरी पर पड़ती है तो उसके सीने में कहीं न कहीं कील चुभती है, यानी उसे कहीं न कहीं कष्ट होता ही है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है। और वह कसक या आह कि कोई न कोई चोर कील जूते में बिना ठुकी हुई रह जाती है और मौका पाते ही उभर जाती है और पूरी मजदूरी न देने वालों की उंगली में चुभने लगती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। कवि जो है कविता का
व्यंग्य युक्त भाग है वह प्रकट करता है जिसमें कपटी लोगों की खबर ली गई है। कवि कह रहा है कि मगर यह जो बात, कौन सी बात? मोचीराम कहता है कि मैं उस व्यक्ति की नीयत के बारे में तनिक भी संदिग्ध नहीं हूँ और न हृदयहीन व्यक्ति हूँ कि जानबूझकर जूते की कील उभार दूं ताकि कोई पीड़ित हो। मैं हर समय इस लक्ष्य से परिचित बना रहता हूँ कि जूते और मेरे व्यवसाय के बीच हमेशा एक आदमी ही रहता है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर पड़ती है, हथौड़े की तरह सहता है। आगे कवि कह रहा है कि उस खालिश आदमी को मैं कभी पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहता। आदमी के जूते टांकों से ठीक किए जाते हैं जब उस आदमी की कोई उंगली फटे हुए जूते से बाहर झांकती है तो उस पर चोट करती है। वह अपनी अवस्था पर विवश ही दिखाई देता है। उस विवशता की चोट को वह व्यक्ति हथौड़ों की तरह सहन करता है। यानी वह केवल जूते फटे होना नहीं बल्कि उसकी जो दयनीय स्थिति है उसको भी व्यक्त करता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। कवि आगे कह रहा है कि आदमी जैसे तैसे जिंदा रहने को मजबूर है, कभी सुकर्म करके कभी अपकर्म करके भी जिंदा रहता है। आजीविका चलाने का एकमात्र तर्क यही है कि राम नामी बेच के या वेश्या की दलाली करके भी लोग जीत जाते हैं। पैसे की बुराई में कोई अंतर नहीं होता है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमटमाता हुआ हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार जिंदा रहने वालों की भीड़ यही तर्क देती है कि ऐसी स्थिति में पेशा हो या व्यर्थ हो जाता है और आदमी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। अर्थात सृष्टि में सभी जीते हैं, उनका व्यवसाय तो जीने का बहाना मात्र है। अच्छा या बुरा व्यवसाय केवल जीने के लिए करते हैं। सभी लोग तो जिंदा रहते हैं, मात्र भीड़ के अंग बने हुए रहते हैं। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। कवि है आगे एक ही झटके में ऋतु के बदलाव और आत्मिक बोध के अंतः संबंधों के प्रभाव का आकलन करते हुए मोचीराम की परिवर्तित समयानुरूप मानसिकता को उजागर करते हुए कह रहे हैं कि सभी लोगों की तरह भाषा उसे भी काटती है, मौसम सताता है। कवि के अनुसार मोचीराम कहता है कि सभी कामगार लोगों की तरह उसे भी दूसरों से कठोर भाषा सुननी पड़ती है। यह समय परिवर्तन की स्थिति से घटित होता है। यानी ये जो सारी घटना है वह समय परिवर्तन से ही घटित होती है। आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। इस दृष्टि से उदाहरण के रूप में कवि कह रहा है कि इस वसंत के मौसम को ही देख लो, यह दिन के प्रभाव को तांत की तरह से तानता है। जिसके मन पर टंकार जैसी कसक होती है,
यही वसंत का मौसम पेड़ों को भी नहीं बख्शता। उन पर लगे हजारों लाल लाल पत्तों, पोपलों, कलियों को धूप में तपने या सीझने के लिए उगाकर लटका देता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। कवि आगे कह रहा है कि क्या बताऊं बाबूजी, बसंत का यह प्रभाव मेरे मन पर भी गहरा दबाव डालता है। इस समय रापी की मूठ पकड़कर उसे संभालना, उससे काम करना बड़ा कठिन होता है। और आपसे क्या कहूँ, इस समय तो आंख का लक्ष्य कहीं होता है और हाथ कहीं चल जाता है। मन काम करने में नहीं लगता। मन की स्थिति तो ऐसी जान पड़ती है जैसे किसी झुलसाए हुए बच्चे को जबरन काम पर भेजा जाए और बार बार वह इनकार कर दे। इस तरह की मन स्थिति हो जाती है। कवि ने इस पद में उपमा, अलंकार और नवीन प्रयोगों के माध्यम से अप्रस्तुत विधान प्रस्तुत किया है। यहाँ वसंत के मौसम के माध्यम से मोचीराम ने अपने आंतरिक भावों को व्यक्त किया है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह जा सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। इस अंश में कवि ने मोचीराम अपनी मनोगत भावनाओं को अभिव्यक्ति दे रहा है। कवि मतलब मोचीराम के माध्यम से स्वयं की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। मोचीराम कहता है, लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। मोचीराम कह रहा है कि हम जिस शरीर को धारण किए हुए हैं, वह तो केवल बाहर से ही दिखाई देता है। उसे तो किसी भी प्रकार से सजाया जा सकता है या फिर उसकी उपेक्षा की जा सकती है। चमड़े के इस शरीर के भीतर प्रत्येक व्यक्ति का एक मन होता है। उस मन में भाव और विचार उद्वेलित होते रहते हैं। बाह्य संसार में जो कुछ घटित होता है, उसका प्रभाव तो शरीर के भीतर स्थित मन और आत्मा पर अवश्य पड़ता है। इसी आधार पर मोचीराम कहता है कि हम भले ही सामान्य वर्ग के हैं, किंतु हमारे भी भीतर एक मन है। वह मन वसंत ऋतु के आगमन का अनुभव करता है। इसलिए जब कभी वसंत का मौसम में हरे भरे पेड़ और फल फूलों से लदे दिखाई देते हैं, तब लगता है कि हमारे मन पर वसंत ने वृक्षों के माध्यम से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और यह सोचने की और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है। मोचीराम ने कहा कि मैं यह जो कह रहा हूँ, इस पर चौंकने की आवश्यकता नहीं है, इस पर सोचने की आवश्यकता है कि मन सबके पास होता है और उसके भावों का उत्थान पतन होता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को पुस्तकीय दृष्टिकोण से देखते हैं। वे अनुभव और वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। मनुष्य का अनुभव ही वास्तविकता का प्रमाण होता है। कुछ लोगों में हम चुप रहकर अपनी कायरता या कमजोरी व्यक्त कर देते हैं, किंतु हमारी इस तरह की विचारधारा को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति सरलता से कह देता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में एक दिलचस्प
गलत फहमी का शिकार है। कह देता है कि अरे यार, तू मोची नहीं शायर है, अर्थात तेरे विचार बड़े स्पष्ट, सच्चे और वास्तविकता के निकट हैं। मोचीराम का निष्कर्ष है कि जो लोग किताबी ज्ञान रखते हैं और अनुभव को नज़रअंदाज कर देते हैं, वे वास्तव में जीवन को नहीं समझते हैं और गलतफहमी के शिकार बने रहकर जीवन को बिता देते हैं। यहाँ कवि ने मोचीराम की मानसिकता को व्यक्त किया है। मानवीय विचारधारा की अभिव्यक्ति यथार्थ की भूमि पे कवि ने यहाँ की है। व्यंग्य का पुट भी कवि ने किया है। जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। कवि जो प्रत्येक व्यक्ति गलतफहमी का शिकार है, भाषा पर आदमी की अपेक्षा जाति का अधिकार कवि ने यहाँ बताया है। मोचीराम के शब्दों में कवि कह रहा है कि वास्तविकता यह है कि सभी मनुष्य के भीतर एक आग है, अर्थात एक विशेष प्रकार की चेतना है जो हमेशा उसके भीतर उमड़ती घुमड़ती है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के पास शब्द हैं, अर्थात कुछ लोग शब्दों का प्रयोग करना जानते हैं और कुछ लोग शब्दहीन अर्थात वाणीहीन हैं, यानी चुपचाप अन्याय को सहन कर लेते हैं। कहने का आशय यह है कि आज प्रत्येक आदमी अन्याय का विरोध नहीं कर सकता। जो शक्तिशाली हैं उनके पास भाषा है, वे तो अपनी बात कह देते हैं। बाकी अधिकांश लोग विवशता में अन्याय और अत्याचार को सहन करते हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक किसकी अपना अपना फर्ज अदा करती हैं। कवि आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि ऐसे विवश लोग जो अपने पेट की आग से भयभीत रहते हैं, अर्थात कि मेरा आजीविका नहीं बिगड़ जाए, वास्तविक जीवन की संघर्षपूर्ण स्थितियों में मनुष्य को पहले अपने पेट के लिए रोटी जुड़ानी पड़ती है और फिर वह दूसरी बात सोचता है। कविता के अंत में मोचीराम कहता है कि वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि किसी भी बात को चीखकर इनकार करना और किसी अन्याय को सहते हुए चुप रहना, दोनों ही स्थितियां एक जैसी है। इनकार से युक्त चीख और एक समझदार चुप्पी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य को अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ये दोनों अर्थात चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही तरीके से अस्वीकार की भूमिका को निभाते हैं। यहाँ कवि ने जो साधारण भाषा में अनुभूतियों को बड़ी सफाई से प्रस्तुत किया है। कवि ने खड़ी बोली सरस भाषा का प्रयोग अपनी कविता में किया है। भाषा भावों के अनुरूप है। भाषा में व्यंग्य का पुट कवि ने शामिल किया है। जगह जगह कवि ने अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारी जो है मोचीराम कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।